तो बाबू लोग, हम जो पिछली बार बात किए थे वो भारत और शीत युद्ध के बारे में बात किए थे। और भारत और शीत युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे थे, समय की कमी को लेकर करके किसी कारणों से क्या हुआ था, मैंने इसे पूरा नहीं किया था। तो जब मैं इसे पूरा करने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ क्यों ना इसे फिर से हम एक बार बता देते हैं। तो पीछे जो हम बात कर रहे थे वो बात किए थे शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि द्वितीय महायुद्ध जब 1939 से 1945 के बीच में हुई थी, तो दूसरे महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभर कर आई थी। एक सोवियत संघ आया था, दूसरा अमेरिका आया था। अमेरिका जहां उदारवाद का समर्थन कर रहा था, वहीं पर सोवियत संघ समाजवाद का समर्थन कर रहा था। शीत युद्ध में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे तनावपूर्ण स्थिति रही, फिर तनाव शैथिल्य भी हुआ, उसकी भी मैंने चर्चा किया है। गुटनिरपेक्षता की बात भी मैंने किया। और आज जो हम पढ़ेंगे कि भारत का शीत युद्ध के साथ कैसा संबंध था, है ना। मतलब भारत जो था वो शीत युद्ध के समय किस देश का साथ दे रहा था, सोवियत संघ का दे रहा था या अमेरिका दे रहा था, या अमेरिका या सोवियत संघ में कौन सा देश भारत का समर्थन कर रहा था, है ना। या शीत युद्ध के समय भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन से कार्य किए, है ना। या शीत युद्ध के समय भारत में कौन प्रधानमंत्री हुए। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। शीत युद्ध के समय 1962 में आपको पता होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा पड़ोसी देश चीन के साथ इसका युद्ध भी हुआ था। उस समय 1962 में भारत ने किसका समर्थन लिया, सोवियत संघ का लिया या अमेरिका का लिया। तो इन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भारत और शीत युद्ध में सिर्फ एक ही प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे जवाब भी छुपे हुए हैं। लेकिन पहला जो हम मुख्य मुद्दा हमारा इस क्वेश्चन का है, भारत और शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन से है। और बाबू एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा काम पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये सब बातें बताते रहिए। किन्हीं बच्चे का आया था कि सर इतिहास की तरह पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। मैं मान रहा हूँ बाबू, किसी चीज़ को समझने से पहले उसके बारे में पूर्व ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस शीत युद्ध को पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको इससे पहले शीत युद्ध का ज्ञान था या नहीं था? अगर नहीं था तो कारण क्या था नहीं होने का? अगर मैं गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा हूँ तो क्या गुटनिरपेक्षता 12th में ही आया या 10th, 9th और 8th में भी था, या 8th में था या नहीं था, 9th में था या नहीं था? 9th में बाबू जरूर रहेगा गुटनिरपेक्षता, क्योंकि वो वर्ल्ड को लेकर चलता है। 10th में था या नहीं था? तो जिन लोगों को 9th, 10th की नॉलेज की कमी होगी, साथ करके पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको तो काफ़ी दिक्कत होगा, उनका मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो उनके लिए हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर लेकर भी आए हैं, है ना। तो एक दो चैप्टर बाबू आपको समझने में दिक्कत होगी, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ जान लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को दिक्कत ना हो। दूसरे महायुद्ध के बाद, इस बात को तो जान रहे चुके हैं, कितने बार दूसरे महायुद्ध की मैंने चर्चा कर लिया कि दूसरा महायुद्ध जो है वो 1939 से लेकर करके 1945 के बीच हुआ था। 1939 से लेकर करके 1945 के बीच हुआ था। 1945 के बीच हुआ था दूसरा महायुद्ध। क्या हुआ था? दूसरा महायुद्ध। महायुद्ध दिक्कत नहीं। शीत युद्ध का काल जान रहे हैं, 95 से लेकर 91 तक। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, इस बात को भी जान रहे हैं, तथा उनके बीच तनावपूर्ण संबंधों में शीत युद्ध की स्थिति का जन्म दिया। शीत युद्ध का मतलब था वाक्य युद्ध। अब कहने का मतलब हुआ कि अगर गांव में दो बलशाली व्यक्ति हैं तो कुछ लोग एक का समर्थन करेंगे, कुछ लोग दूसरे का समर्थन करेंगे, है ना। और उन दोनों में क्या होगी, एक वाक्य युद्ध जैसा बोला बोली वाला लड़ाई झगड़ा बना रहता है।
दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, है ना। एक वाला करता है दूसरे से और दूसरा वाला करता है एक से, यही कार्य होता है। आगे ध्यान देना है, दोनों के बीच लेकिन बताया गया कि जो हमारा सोवियत संघ था और अमेरिका था, दोनों के बीच परस्पर घृणा था। घृणा बोलते हैं किसी को देख कर करके खराब मानना, है ना, कि वो व्यक्ति जो है वो घृणा लायक व्यक्ति है। घृणा, संदेह, दोनों को शक था, द्वेष की प्रवृत्तियां उभरने लगी। अब प्रश्न रहेगा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी। घृणा, संदेह और द्वेष की प्रवृत्तियां थी। एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, हम लिख लीजिए। जिस पर विचारधारा का आवरण डाला गया। विचारधारा का मतलब है वाद विवाद का बातें रखी गई। यदि सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने, अब प्रश्न रहेगा कि सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे, तो सोवियत संघ के प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे थे वो स्टालिन थे। सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने समाजवाद की दुहाई देते हुए अन्य देशों में क्रांति का निर्यात, समाजवाद का विस्तार किया। तो सोवियत संघ किस चीज़ का विस्तार कर रहा था, तो सोवियत संघ जो था वो समाजवाद का विस्तार कर रहा था। पिछली वीडियो में मैंने बताया समाजवाद क्या है, आगे पढ़ना होगा समाजवाद और उदारवाद क्या है। 9-10 में बहुत सारा प्रश्न समाजवाद और उदारवाद से रहता है। जो नहीं पढ़े भैया, जो बचपन से पढ़वे नहीं किया और 12th में कहा पढ़ रहे हो, घर में बैठो आराम से, है ना। अब आपको 1-2 सिखाने लगेंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। अब समाजवाद उदारवाद वाली बात हो गया कि समाजवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समाजवाद का विस्तार, तो हमारा जो सोवियत संघ था समाजवाद का विस्तार किया था, समाजवाद विस्तार करने का प्रयास किया, विस्तार करने का प्रयास किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उदारवाद कहलाए, उदारवाद। तो प्रश्न रहेगा अमेरिका के किस प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में उदारवाद का दुहाई दिया था, तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दिया था। दुहाई देते हुए लाल विस्तारवाद को रोकने का निश्चय किया, मतलब बताया गया कि समाजवाद के विस्तार को रोका जा सकता है। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने अपने सैनिक गुट बनाए। अब जब यहाँ पर एक दूसरे का विरोध हो रहा है ना, तो वहाँ पर लड़ाई जैसी भावना बनती है। अब लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, है ना। तो दोनों ने क्या किया, और जो देश सैनिक रूप से जो देश आज के डेट में आर्मी रूप से परिपूर्ण है, जो अपनी सही सुरक्षा कर रहा है, वही देश महाशक्ति के रूप में बना हुआ है। तो दोनों देशों ने सोचा कि अगर मेरी सैनिक मजबूत रहेगी तो लोग मेरे में आएंगे। सोवियत संघ सोचा इस बात को, वही बात अमेरिका भी सोचा, है ना। तो दोनों ने अपने अपने सैनिक गुट बनाना शुरू कर दिया, सैनिक गुट बनाए। लेकिन एक बात समझिए कि अगर अमेरिका या सोवियत संघ 1939 से लेकर करके 1945 से लेकर 1991 तक, कहने का मतलब है या 1945 से ही जो खर्चा सैनिक गुट पर दोनों की अगर कहीं पर व्यापार में खर्च करती, इसका तरक्की ज़्यादा था। सैनिक गुट बनाए था, अन्य देशों को विशाल सैनिक और आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में खींच लिया, और दूसरे देशों को बोला कि मैं आपको विशाल सैनिक दूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत हैं तो अमेरिका ने ऑफर दिया, जैसे आज एक स्कूल वाले को ऑफर देते हैं ना किसी टीचर को कि देखिए मेरे टीचर में मेरे माँ के काम कीजिएगा, मैं आपको उससे अधिक दूंगा, आपका जो पड़ोसी है ना। या हम स्टूडेंट को ऑफर करते हैं कि आप मेरे स्कूल में आइए, कम पेमेंट लेंगे, मतलब काहे के लिए, कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो उसी प्रकार से दोनों देश जो थे एक विशाल सैनिक बनाए और अन्य देशों को बोला कि मैं आपको आर्थिक सहायता भी दूंगा और सैनिक सहायता भी दूंगा, आप मेरे गुट में आ जाइए, आप मेरे समूह में आ जाइए। यहाँ तक समझ गए इस बात को। ये किसकी चाल था, तो ये चाल था दो महाशक्ति अमेरिका का और सोवियत संघ का। 2 सितंबर 1946 को, अब बात करते हैं 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो भारत में अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी, जिसमें हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था नेहरू,
है ना। उन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला। किस मंत्री का पद संभाला? विदेश मंत्री का पद संभाला, जो आगे चल करके कांग्रेस का एक चमकता हुआ चेहरा भी बने। विदेश मंत्री का पद संभाला। उस समय शीत युद्ध की लहर सूत्रपात हो चुका था और इस समय क्या था, शुरू हो गया था 1946 में। आपको पता 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 45 से ही मनमुटाव आया, लेकिन 46 में क्या हुआ, सूत्रपात हो चुका था, तेजी में बढ़ चुकी थी। अतः नेहरू ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे संघर्ष से दूर रहेगा। तो प्रश्न आपसे रहेगा, क्या भारत ने शीत युद्ध का समर्थन किया? तो नहीं, भारत ने शीत युद्ध का समर्थन नहीं किया, है ना। ये किस दोनों में से किसी गुट का समर्थन नहीं किया, ना ही अमेरिका का किया, ना ही सोवियत संघ का किया। किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्रों में अपना योगदान करेगा। अब नेहरू जी बोले, जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय सरकार की जब स्थापना हुई और ये विदेश मंत्री बने, मतलब विदेश मंत्री का मतलब होता है दूसरों देशों के साथ में संबंध कैसा रहेगा उसकी बातें विदेश मंत्री करती है ना। तो इसमें हमारे नेहरू जी बोले कि देखिए, हम किसी देश के साथ नहीं रहेंगे, किसी देश का मतलब ये नहीं कि किसी देश का नहीं है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि मैं किसी गुट का साथ नहीं दूंगा, मैं किसी गुट का समर्थन नहीं करूंगा। एक गुट का समर्थन करने का अर्थ है दूसरे गुट से दुश्मनी लेना, है ना। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात है, मैं अपना योगदान दूंगा। 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने रेडियो वक्तव्य, मतलब पहले लोग रेडियो से चलते थे ना, पहले के लोगों के पास जो था, हर एक लोग पेपर नहीं पढ़ पाते थे, पहले पेपर सुविधा थी, तो कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग सुनते थे। जो अनपढ़ लोग होते थे उनके पास सही खबर भी नहीं पहुंच पाती थी, है ना। तो रेडियो के बिक्री उस समय ज़्यादा थे, क्योंकि बात था कि रेडियो तो सब सुन सकता है, अनपढ़ हो बिन पढ़े। तो ये मास कम्युनिकेशन हुआ था कि आखिर जनता को क्या चाहिए, तो पहले पेपर चला, बाद में रेडियो चला। तो रेडियो में क्या हुआ, बिना पढ़ा लिखा भी आदमी क्या न्यूज़ को सुन सकता है। अब आपके पास टेलीविज़न चला कि बिना पढ़ा मतलब कहीं से भी किसी खबर को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ध्यान यहाँ देना है, रेडियो वक्तव्य चला में उन्होंने कहा कि सड़क के बीच की नीति नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं कि सड़कों तक रहेगी, यह देश दुनिया तक फैलने वाली नीति है। मैं एक नया नीति ला रहा हूँ, यह सकारात्मक और रचनात्मक नीति होगी। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की है। तो ध्यान दीजिएगा, नेहरू ने विदेश नीति में कौन सा गुट बनाया, तो गुटनिरपेक्षता का, ठीक ना। नेहरू का विदेश नीति क्या था, गुटनिरपेक्षता, मतलब मैं किसी भी गुट, मतलब किसी भी समूह का समर्थन नहीं करूंगा। गुटनिरपेक्षता के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारा तात्पर्य दो विरोधी शक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति से है। अब बताया गया कि मेरा जो तात्पर्य है, मैं गुटनिरपेक्षता में ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों गुट के समर्थन से दूर रहूंगा। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। यह परिपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि नीति का एक अंश है। बताया कि ऐसी नहीं कि ये नीति परिपूर्ण है, नियम परिपूर्ण है। एक नियम का मैंने अंश बताया है कि मैं क्या है, मैं किसी भी गुट का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन योगदान की बात करूंगा शांति की। इसका आस है शीत युद्ध से दूर रहना। अब गुटनिरपेक्षता का आस ये है कि मतलब ये है कि शीत युद्ध से दूर रहना, लेकिन सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना। और ऐसा नहीं है कि मैं गुट से दूर हूँ, मैं किसी देश के साथ नहीं हूँ, नहीं, मैं सभी देशों के साथ हूँ, है ना, लेकिन युद्ध की भावना में नहीं। निशस्त्रीकरण करना, शस्त्र का प्रयोग कम करना, स्वतंत्रता और सामान्यता और सहयोग के लिए संघर्ष करना भी इसी नीति के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत आने वाले कुछ कार्य को बताएं, तो शांति बनाए रखना, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, स्वतंत्रता, समानता और सहयोग की बातें करना। शुरू में इस नीति का अर्थ भ्रम का विषय बन गया था। लोग इसे समझ रहे थे कि एक ऐसी नीति है जब किसी में हम जा ही नहीं सकते हैं। इसे संन्यास, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता है सन्यासी व्यक्ति को। एकांतवाद, निष्पक्षता, किसी पक्ष का साथ नहीं देना है, एक पक्षवाद, इस प्रकार की बातें समझी गई। तो वह प्रश्न भी आ सकता है कि प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या निकाला गया, तो संन्यास, एकांतवाद, निष्पक्षता या एक पक्षवाद, है ना। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं हैं,
किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के साथ में सभी के साथ हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, महाशक्तियों ने यह धारणा बनाए रखा कि, महाशक्ति की बात करते हैं, महाशक्ति, दो महाशक्तियाँ थी, तो महाशक्तियों ने यह धारणा बनाए रखा कि जो हमारे साथ नहीं है, मतलब जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। अब यहाँ पर जो दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो देश मेरे साथ नहीं वो मेरा खिलाफ है। इस बात को हमारे स्टालिन बोले थे। सोवियत नेता स्टालिन, सोवियत नेता कौन थे? स्टालिन ने इसे अमेरिका की ओर झुकाव कहा। बताया कि अगर भारत इस प्रकार का निर्णय ले रहा है तो भारत खुलेआम नहीं बोल रहा है, लेकिन भारत का झुकाव किस ओर है? अमेरिका की ओर है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लेस ने इसे अनैतिक नीति कहकर निंदित किया। बोला कि एक ऐसा नीति है, ये कोई नीति नहीं है, गुटनिरपेक्षता कोई नीति अच्छी नहीं है। किंतु कोरिया की लड़ाई 1950 के समय इस नीति का अर्थ स्पष्ट हो गया, जब भारत ने संघर्षरत दोनों पक्षों की आलोचना की। लेकिन देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका को लग रहा था कि भारत सोवियत संघ के साथ है, और सोवियत संघ को लग रहा था कि अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन जब कोरिया का युद्ध हुआ 1950 में, जब इन्होंने जब कोरिया का जब लड़ाई हुआ, मतभेद हुआ, बातें हुई, या युद्ध की भावना हुई या युद्ध हुई, तो भारत इस संघर्ष को दोनों पक्षों की आलोचना किया, दोनों का निंदा किया, तथा वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी चर्चा आगे का चैप्टर में होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा के प्रयास में अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। यूएनओ का काम है कि अगर कोई देश अपने बल का प्रयोग कर करके किसी अन्य देश पर कब्जा करता है तो यूएनओ शांति कायम करने का कार्य करता है। तो मैं बताऊंगा आगे जाकर करके कुवैत वाले भाग में, है ना, इराक, कुवैत, अमेरिका के बारे में बात करेंगे हम। तो चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, आपको पता ही है ना। इसलिए 1 अक्टूबर 1949 को वहाँ समाजवादी भी बोलते हैं आदि शासन की स्थापना हुआ। तो भारत ने उसे तुरंत कूटनीतिक मान्यता देकर उसे अच्छे संबंध स्थापित किए। भारत ने क्या किया? उससे एक अच्छा संबंध बना लिया। किसके साथ? चीन के साथ। पड़ोसियों से अच्छा संबंध होना अच्छी बात होती है। पड़ोसी समर्थन करने के लिए होता है, युद्ध करने के लिए नहीं होता है। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इनका पूरा नाम था चाउ एन लाई। तो क्वेश्चन भी रहेगा कि 1954 के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। भारत के हमारे थे नरेंद्र मोदी, सॉरी क्या कहते हैं उसको, पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे, है ना। देखिए, हमेशा बात आते आते बोला जाता है मुँह पे। तो 1954 के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं अगला चैप्टर लेकर चलूँगा इंडियन पॉलिटिक्स से ही, एक चैप्टर में ले चलूँगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक चैप्टर लेकर चलूँगा इंडियन पॉलिटिक्स, ताकि आपको समझ में अच्छी सा आए। भारत की यात्रा की, और प्रश्न रहेगा कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत की यात्रा कब किया? 1954 में किया। कब किया? 1954 में किया। तथा दोनों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई। दोनों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई। कब हुई थी? 1954 में सर्वप्रथम बार, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए, जिन्हें पंचशील कहा गया। ये ठीक ना, क्या कहा गया? पंचशील। आपसे प्रश्न रहेगा, पंचशील समझौता जो हुआ है किन किन देशों के बीच हुआ है? प्रश्न रहता है। तो पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ। किसके बीच हुआ है? चीन और भारत के बीच हुआ है। कब हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ है ना। हमारे पंचशील में 5 नियम को अपनाया गया था। ये आपका भारत इंडिया है, ये आपका चीन है, चीन इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पंचशील समझौता की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पंचशील समझौता की। तो पंचशील समझौता में जो हम बातें कर रहे हैं कि आखिर पंचशील में कौन कौन सी बातें हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी समय थे 1954 में, उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई इंडिया आए थे मित्रता और व्यापार की संधि करने के लिए। इसमें 5 नियम को अपनाया गया था, इसीलिए इसको पंचशील समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन भी आपसे रहेगा यहाँ पर
कि पंचशील समझौता का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आंसर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, है ना। पंचशील समझौता में कौन कौन सी बातों को रखा गया था? तो ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे की प्रभुसत्ता और पारदेशिक अखंडता का आदर करना, सबसे पहली बात। आक्रमण न करना, हम दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन किया कब जा करके? 1962 में कर दिया ये, है ना, गलत है। आक्रमण न करना, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। एग्जाम्पल के लिए इसको भी किया, इसका तिब्बत घरेलू मामला है ना। क्या है? तिब्बत, ती आधा ब त तिब्बत। और दूसरा बात करते हैं यहाँ पर हम, और हमारा घरेलू हो गया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब अगर आप अपने घरेलू व्यक्ति से कुछ करते हैं तो कोई लेना देना उससे नहीं है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और परस्पर लाभ, दोनों व्यापार समानता से होगा, परस्पर लाभ से होगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, और जो भी काम पर होगा शांतिपूर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर चलता रहा। बड़ा शरीफ देश है भाई, है ना, जो बोलता है वही करता है। दूसरे देश के साथ, अपने साथ भलो गद्दारी करता है देश, मतलब यहाँ के लोग, सॉरी देश नहीं करता है, यहाँ के जो लोग होते हैं अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन अगर दूसरे देशों के साथ अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, बिना बुलाए भी जाते हैं, है ना। जब 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गुट सिट्टो में प्रवेश किया, अमेरिका का सैनिक गुट का नाम क्या था? सिट्टो में प्रवेश किया, और अगले वर्ष वो बगदाद संधि में शामिल हो गया, तो भारत ने इसकी निंदा किया। क्या किया? निंदा किया। लेकिन चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पैदा किया। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ सीमा विवाद पैदा कर दिया, जबकि यहाँ लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे की पारदर्शिक अखंडता का आदर करेंगे, जिसकी जो सीमा है, एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ यहाँ पर? लेकिन चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पैदा किया। उसने कश्मीर में लद्दाख तथा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाए जाने का आग्रह किया, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, मैकमोहन रेखा वहाँ है, यहाँ पर कश्मीर की, यहाँ पर चीन का कहना था कि जो रेखा है, जो जगह है, ये अंग्रेज ने बांट के चला गया था, लेकिन वास्तविक जमीन में मेरी आती है। अरे भैया आती थी, जिस समय समझौता किया उसमें तो नहीं था ना। तो उसने कश्मीर में लद्दाख तथा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाए जाने का आग्रह किया कि आप क्या कीजिए, कश्मीर में जो लद्दाख पड़ता है ना, लद्दाख को चीन में दे दीजिए, और अरुणाचल प्रदेश जो वर्तमान में भी आपका है ना, जिसको बोलते हैं नेफा, क्या है? नेफा, अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं उसको, तो अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिला दीजिए। भारत ने स्वीकार किया, नहीं भाई इसको नहीं मिला सकते हैं, मेरा देश का हिस्सा है। इसलिए अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके हमारी कुछ पहाड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। हाल फिलहाल में आप लोग गलवान घाटी वाली बात समझ रहे होंगे, है ना, गलवान घाटी वाला। तो ध्यान दीजिए, 1962 में किया, शायद लगता है आगे राजीव गांधी ने संबंध जोड़ा था, फिर हुआ था 2003 के साथ लगता आसपास में भी किया ये, 2018 में भी विवाद बन गया था, 2022 में भी बन गया था। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ भारत को, कि लोगों को बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज़्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत के दोनों महाशक्तियों ने सैनिक सहायता लेनी पड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, 1962 का समय था, आप किसी महाशक्ति के साथ नहीं थे, है ना। अब हो सके चीन को सहायता कोई महाशक्ति कर देती, और आपके पास कोई महाशक्ति नहीं थी, तो क्या होता, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत को दोनों महाशक्तियों से सहायता लेनी पड़ी। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी तक जानकारी है ना, आज भले ही भारत का संबंध अमेरिका के साथ बन गया है, लेकिन जिस समय भारत की हालात खराब थी,
उस समय भारत का समर्थन करने वाला सोवियत संघ रूस ही था और आज भी करता है ना। ऐसी स्थिति में बताया जिसे किसी भी अर्थ में गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह सहायता दोनों महाशक्तियों से निशर्त ली गई थी, कोई शर्त पर लिया नहीं गया था। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको मदद करते हैं, आपको हमको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा गुट में। आगे ध्यान दीजिएगा, चूंकि अमेरिका का रुख पाकिस्तान की ओर झुका था, है ना, पाकिस्तान की ओर झुका था, पाकिस्तान के सिट्टों में ये शामिल भी हो चुका था, तो अमेरिका तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा ही करेगा। भारत को सोवियत संघ की ओर अपना झुकाव बढ़ाना पड़ा। इसको बढ़ाना पड़ा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो कहने का मतलब वो जब पाकिस्तान गया अमेरिका की ओर तो निश्चित हो चुका था भारत जाएगा कहाँ पर, सोवियत संघ की ओर, ठीक ना। इसलिए भारत ने 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की निंदा नहीं की। क्या किया, जब 1900 जहाँ निंदा करने का काम भारत करता था सैनिक संगठन का, है ना, तो वहीं पर 1956 और 1968 में हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप की निंदा नहीं की। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में क्रांति हो गई। क्या हो गई, क्रांति, किसी सुधार को लेकर। तो क्वेश्चन भी आएगा कि पूर्वी पाकिस्तान में क्रांति कब हुई थी, तो मार्च 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का स्वतंत्र राज्य स्थापित कब किया था, 71 में कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र गणराज्य स्थापित किया। तब पाकिस्तानी सेनाओं ने वहाँ हत्याकांड किया। क्या किया, हत्या करना शुरू कर दिया। कौन, पाकिस्तानी सेना। कहाँ, बांग्लादेश की बात, पूर्वी भाग बांग्लादेश हो गया, जिसकी वजह से लाखों पीड़ित लोग, दुखी लोग भारत में घुस आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बार बार आग्रह के बावजूद राष्ट्रपति याहिया खान ने इसे नरसंहार को नहीं रोका। बार बार बताया गया कि देखिए भाई यहाँ पर बहुत सारा नरसंहार हो रहा है, आप इसे रोकिए। इंदिरा गांधी एक महिला थी, लेकिन वास्तविक में प्रधानमंत्री वाला काम बहुत सारी ये की थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि हुई, जिसने दिसंबर 1971 की लड़ाई में अपने सकारात्मक परिणाम दिखाए। 1971 का जो लड़ाई हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत मदद किया था सोवियत संघ ने भारत को। इस संधि को भी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे भारत सोवियत सैनिक गुट में शामिल ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात हुआ कि आप तो बोल सकते हैं ना ये भी सहायता लेता है, इससे गुटनिरपेक्षता को नहीं मानता। नहीं, ये सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ, सहायता लिया लेकिन तो सैनिक गुट में नहीं गया। शीत युद्ध से दूर रहने के कारण भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सफल बनाने में अग्रणी भूमि निभाई। तो प्रश्न रहेगा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को या आंदोलन को सफल बनाने में कौन सा देश अग्रणी भूमिका निभाया था, भारत था, और भारत के नेता पंडित नेहरू थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिट्टो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति सुकर्नो ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था किस चीज में बाबू, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पूरा करने में। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी में बहुत लंबा बाबू आंसर हो जाता है, समझना पड़ता है, क्लास में रहते नहीं हो, यहाँ पर वीडियो बनता तोड़ तो सकते नहीं है ना। 1983 में नई दिल्ली में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। प्रश्न रहता है यहाँ पर कि नई दिल्ली में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। या 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, 1983 में हुआ। कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशिया देशों के बीच मित्रता और सहयोग, इसको एशियाई सम्मेलन भी बोलते हैं, दक्षिण एशियाई सम्मेलन, सहयोग स्थापित करने का उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। तो 1985 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इन्होंने बताया क्या कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं एक गढ़ बनाए, एक गुट बनाए, उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन बनाया जिसका नाम था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना किया। इसकी चर्चा आगे चैप्टर में करेंगे। भारत ने दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा शस्त्रों की होड़ की कड़ी निंदा करता ही था। दोनों महाशक्ति सैनिक गुट रखता है कभी भी। देखिए बात है कि इससे सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ को हानि नहीं होता, अन्य निर्दोष देश को भी हानि हो सकती थी ना। निशस्त्रीकरण पर बल दिया किसने, भारत ने, गुटनिरपेक्ष ने।
इसलिए भारत ने 1963 की पाक्षिक या सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, शांति वाले पर। उसने 1970 के परमाणु प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो क्या प्रश्न रहेगा, क्या भारत ने निम्नलिखित में से परमाणु प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, नहीं किया? तो भारत नहीं किया था। क्या भारत ने परमाणु प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो नहीं किया था। परमाणु प्रसारण संधि कब हुआ था? 1970 में हुआ था, क्योंकि यह विभेदकारी है। यह केवल 5 बड़े देश, मात्र 5 बड़ा देश जो था परमाणु और प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो अमेरिका थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, चीन था, रूस था। तो प्रश्न हो सकता है कि परमाणु और प्रसारण संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के नाम बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। तो परमाणु शक्ति बने रहने की पद्धति है। अन्य कोई देश अपनी परमाणु शक्ति का विकास नहीं कर सकता, इसके अलावा परमाणु शक्ति विकास नहीं कर सकता। लेकिन भारत का यह आग्रह है कि शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई शांतिपूर्ण बनाता, अपने देश की सुरक्षा के लिए बना रहा तो बना सकता है। इसलिए 1974 और 1998, तो 1974 में पहला हुआ था परमाणु परीक्षण। प्रश्न में रहेगा कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ना है आपको, ठीक है ना? अभी इसको डिटेल नहीं कर सकते हैं, आगे जाके पढ़ना होगा। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, वो सफल परमाणु परीक्षण था, सफल, जो भी पोखरण में ही हुआ था। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था, है ना? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974। दूसरा कब हुआ? 1998। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध से दूर रहने के कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना। इसका नकारात्मक पक्ष था कि महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहा जाए, इसलिए भारत किसी महाशक्ति सैनिक गुटों में शामिल नहीं हुआ। चलिए बाबू, कुछ आसान क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, उस बात को लेकर छोटे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग भी बीच से इसी प्रकार का क्वेश्चन बना सकें, है ना? आप पढ़िए, जिसको बताए हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाइए। जैसे प्रश्न मैंने बनाया, शीत युद्ध का अर्थ बताइए, है ना? अथवा शीत युद्ध से क्या समझते हैं? तो दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध का नाम दिया गया, जो किसी समय गर्म युद्ध में बदल सकता था। मतलब कभी भी खूनी खेल होने का युद्ध हो सकता था, लेकिन बाकी युद्ध ही रह गया, इसलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तारवाद को रोकने के लक्ष्य से राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषित किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। अब सिंपल सी बात है, सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकने के लिए, या सोवियत संघ का विस्तार न हो, इसलिए अमेरिका के जो हमारे ट्रूमैन थे राष्ट्रपति, इन्होंने एक बात बताया कि जो भी देश स्वतंत्र है उसका अमेरिका रक्षा करेगा। मार्शल योजना का क्या उद्देश्य था? तो यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनके आर्थिक पुनरुद्धार के माध्यम से वहाँ साम्यवादी विस्तारवाद को रोकना। अब सिंपल सी बात है कि साम्यवादी को विस्तार हमारा यूरोप कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। तो यूरोप के देशों ने बोला कि देखो भाई, जो भी यूरोप में पढ़ते हैं, जिनका आर्थिक व्यवस्था खराब है, मैं उनका समर्थन, मैं उनको सहयोग दूंगा, वित्तीय सहायता दूंगा, लेकिन आप साम्यवादी में नहीं आइए, आप मेरे में आ जाइए। ये मार्शल की योजना थी। लोग को अर्थ की कमी थी, उसको पता चला कि अगर हम जाते हैं यूरोपीय संघ में क्या मिलेगा, अमेरिका में जाएंगे आर्थिक सहायता मिलेगी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए, क्वेश्चन है। तो दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों में शामिल न होना, युद्ध या शीत युद्ध की निंदा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग का योगदान देना ही क्या है? गुटनिरपेक्षता है। क्या है ये? गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता की नीति का व्याख्या कीजिए। गुटनिरपेक्षता किस नीति को अपनाता है? क्या करना चाहता था? शीत युद्ध के दौरान संसार सामान्यतः 2 भागों में विभाजित हो गया था। गांव में भी लड़ाई होगा तो 2 भाग में हो जाता है, कुछ इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट, मतलब अमेरिका में जो था पूंजीवादी था, और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी गुट था। इस स्थिति में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने और दोनों महाशक्तियों से आर्थिक तथा सैनिक लाभों को प्राप्त करने के लिए एक नवीन आंदोलन को जन्म दिया। उसे ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहते हैं। ठीक ना? ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन आपका बच चुका है इस चैप्टर में, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक ना? उसको भी हम आज ही कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं भी, हम उसके बाद करते हैं। ठीक।